गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेंसरी ऑर्गन्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था शायद, है ना। 3 टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब 3 टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दैट इज द एक्सट्रोरिसेप्टर्स, इंट्रोरिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। ये बताया था मैंने। उसके पहले एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया था कि चेंज इन टेम्परेचर और इन सबको ये परसीव करते हैं। सिर्फ एक ये जनरल लाइंस थी जो मैंने आपको बोल दी थी, उसको एज सच लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन डायरेक्टली इसका क्लासिफिकेशन जो है यहां से शुरू करते हैं। समझा तो दिया था, ऊपर लिख लो, हेडिंग डाल दीजिए सेंसरी ऑर्गन्स। As I told you, लोकेशन के बेसिस पर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला टाइप है इसके अंदर एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स। अभी जो शुरुआत के जो 2 टाइप हैं, दैट इज द एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स एंड द इंट्रो रिसेप्टर्स। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, एक्स्ट्रो यानी कि बाहर से लेंगे स्टिमुलस, इंट्रो यानी कि अंदर से लेंगे। तो एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स जो है दे रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ही क्यों ये आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके जो सेंस ऑर्गन्स होंगे दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं, इस वजह से एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ही आपके स्टिमुलस को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल आई है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है, ईयर, नोज, स्किन, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो लिख लीजिए दे रिसीव द स्टिमुलस from the external environment because they remain in contact with the external environment. ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। दे आर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स। इसमें भी आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था आई, ईयर और नोज, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज, बताओ, कल इंट्रोडक्शन देते तो पता ही है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाओगे तो ध्यान ही नहीं दिया है। बैग पैक करने में ही बिजी हो गए होंगे, लास्ट चल रहा था तो मैंने बोल ही दिया था कि खत्म हो गया ऑलमोस्ट। पूरा ध्यान तो ये था कि चलो ये लेक्चर तो खत्म हुआ, जैसे तैसे झेलना है। तो क्यों नहीं पता यार? भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? अभी कल का आज एक दिन में भूल जाते हो। आई, ईयर और नोज जो है इनको हम लोग बोलते हैं टीलो रिसेप्टर्स। चलो टर्म भूल सकते हो, रीजन नहीं भूल सकते। अब बताओ, टर्मिनोलॉजीज तो ऐसी होती है, ठीक है, पहली बार सुनी, हाँ ठीक है। आई, ईयर और नोज को इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन एज टीलो रिसेप्टर्स। रीजन बिकॉज दे रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द फार प्लेसेस, दूर से भी। अभी कोई 2 जगह बहुत दूर बात कर रहे हैं तो भी आपके कान हाँ, वो बात अलग है, लेक्चर सुनाई नहीं देता, पर अगर कोई वैसे चिट चैट कर रहा होता है तो आपको सुनाई दे जाता है। ठीक है, खाने की अच्छी स्मेल दूर से ही आ जाती है। ठीक है, दूर का अपन देख सकते हैं। तो दे रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द फार प्लेसेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द टीलो रिसेप्टर्स। दे आर नोन एज टीलो रिसेप्टर्स बिकॉज दे रिसीव
the stimulus from far places. ठीक है, ये तो हुआ आपके पहले टाइप का सेंसरी ऑर्गन्स का फर्स्ट टाइप विच इज एक्स्ट्रोरिसेप्टर. जो दूसरा टाइप है इसके अंदर, इट इज द इंटरोरिसेप्टर्स. नाम से ही पता लग रहा है, सेम वही चीज है, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जगह बस ये इंटरनल एनवायरनमेंट है. ठीक है, तो इंट्रोरिसेप्टर्स ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे थे, उसका कारण ये था बिकॉज दे आर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये जो सेंस ऑर्गन्स होंगे, दे रिमेन इन एसोसिएशन विद द इंटरनल एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई they receive the changes which take place in the internal environment of the body. ठीक है, क्योंकि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, इस वजह से आपके बॉडी के इंटरनली क्या चेंजेस हो रहे हैं उसी को ये रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू कि इसका एक एग्जाम्पल है, आपके ब्लड के कंसंट्रेशन के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हंगर, थर्स्ट, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोरिसेप्टर्स. ठीक है, तो लिख लीजिए, दे आर एसोसिएटेड विद internal environment and receive the stimulus and receive the changes which take place in internal environment of the body. सॉरी. ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो इसके. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, concentration of carbon dioxide, hunger and thirst. hunger and thirst के ब्रैकेट में लिख लो, दे आर द ऑस्मोरिसेप्टर्स. ठीक है, ये तो हो गए अपने दो टाइप के. जो तीसरे टाइप के जो है, दे आर द प्रोप्रियोसेप्टर्स. ठीक है, लिंक डाल लीजिए, दे आर द प्रोप्रियो इनका क्या है, ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आपके एज आई टोल्ड यू जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट और कनेक्टिव टिश्यूज यहां पर ये लोकेटेड होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये क्या आपके उन टेंशन को रिसीव करते हैं जो कि आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस के टाइम पर, पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस के टाइम पर जो टेंशन क्रिएट हुई है उसको ये रिसीव करते हैं. दिस सेंस ऑर्गन विच आर लोकेटेड ऑन joints, tendons, ligaments and the connective tissue. Clear? तो लिख लीजिए, these sensory organs they are present on joints, tendon, ligaments and connective tissue. And receive the changes and receive the pressure
which is exerted during equilibrium maintenance. क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? ये तो आपका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसका, ये यहां पर आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द आई. आपके कोर्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी तो हम ये दो सेंस ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द आई एंड द ईयर. ठीक है, ये आपके डिटेल में है, बाकी इन सब की जरूरत नहीं है. तो लिख लिया क्या ये सभी ने? हटा दो इनसे. चलिए ठीक है, अपन डिटेल में सिर्फ दो के बारे में ही पढ़ेंगे. अब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, अगर एनसीईआरटी के अंदर जब देखेंगे तो अब ये आई से अब इसको मैच करते जाना. आप ये एक्सट्रोरिसेप्टर, इंट्रोरिसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर्स यहाँ तक तो सब ठीक है. आई जो है अपन जो पार्ट ऑफ आई और ये सब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इसमें लगेगा कि ज्यादा है. एक्चुअली उसमें क्या कर रखा है, जो जो टर्म्स है ना वो सारी यूज कर रखी है आपके एनसीईआरटी ने. ठीक है, तो सारा अपन उसको फॉलो तो टर्म यूज कर रखी है. मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आने का मतलब वो टर्म भी आ गई ना, तो वहां से वो लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं. तो इसीलिए अपन को उसको इतना उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा. और ये मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे आई है वहां पे एक पेज में खत्म हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सोचेंगे पहले आप उसको अगर पढ़ के देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला, प्लस टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा याद करने के लिए. इसलिए जैसा सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही आप पढ़ना. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता होगा, दे आर द फोटो रिसेप्टर्स. इसका मतलब समझते हैं? लाइट का, इसका टर्म का जो मतलब है ना ये यहीं से है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें. फोटो मतलब, हाँ फोटो मतलब लाइट, और रिसेप्टर्स यानी कि जो उसे रिसीव करेंगे तो दे रिसीव द लाइट. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आई आर द फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स. ये तो चलो क्लियर ही है. ठीक है, अब आपकी जो ईच आई इट इज सराउंडेड बाय आर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आई आपके आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है. ये आपको पता होगा, आई ऑर्बिट में ये जो अपना आई जो प्रेजेंट है आई ऑर्बिट के अंदर है. ये आई ऑर्बिट क्या होता है, तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपकी, ये आपके स्कल का जो लैक्राइमल नोच होता है. ठीक है, लैक्राइमल नोच नहीं पता होगा, ये अपन स्केलेटल सिस्टम में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते इसलिए नहीं आता, मेडिकल कॉलेज में ही जाके पढ़ते हैं, इतना डिटेल में वहीं पर आता है. लैक्राइमल नोच क्या है, ये क्या है, नहीं आता अभी, कोई बात नहीं, याद कर लेना बस कि ईच आई इज एन होलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड आई बॉल. और ये जो आपके आई बॉल है ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इन द लैक्राइमल नोच ऑफ द स्कल, जिसे हम बोलते हैं आई ऑर्बिट. और इस ह्यूमन आई जो है ये आपके इस आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब अगर बात करें ना अपन, तो जो आपको बाहर से दिखती है सिर्फ इसका 1/5 पार्ट जो है आई का, यह आपको बाहर से दिखाई देता है, ये जो दिखता है. रिमेनिंग जो 4/5 पार्ट है इसका, 1/5 पार्ट तो आपको दिखाई देता है आई ऑर्बिट से, जो बाहर की तरफ आप देखते हैं कि आईज ये अपनी आईज है, इट इज ओनली 1/5 पार्ट. बाकी का आपकी जो 4/5 पार्ट है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द आई ऑर्बिट. आई ऑर्बिट के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेरा सच कुछ इसमें खास नहीं, एक जनरल इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट अपन इसके अंदर ना आईलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. आईलिड्स क्या होती है ये तो पता होगा, क्या होता है? हाँ हाँ, तो अब बस ऐसे आपको पता है ना तो बहुत इजी सा हो जाएगा. ये जो आपकी अंदर जो आपको आई दिख रही है, तो आईलिड्स के बारे में यही है कि दो मस्कुलर आईलिड्स जो है ये आपकी आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और इसके यहाँ पर आपने आई लैशेज होती हैं, पलके जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं आईलिड्स के ऊपर. तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि आई लैशेज जो है इसके फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, और इनकी लोकेशन के जैसे ही इनका नाम है, दैट इज द अपर आईलिड. ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो अपर आईलिड, नीचे की साइड प्रेजेंट है तो लोअर आईलिड. ठीक है, तो ये पॉइंट तो इजी है सबको, इसमें तो आई थिंक कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही पता है.
कि दो मस्कुलर आईलिड्स प्रेजेंट है विच प्रोटेक्ट द आई, ये आई को प्रोटेक्ट करती है। आई लैशेस इसके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, इनके नाम इनकी लोकेशन जैसे अपर एंड द लोअर आईलिड। एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, इट इज अबाउट द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर इसे अपन थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर आई, जिसको अपन बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन और द थर्ड आईलिड। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्टिजियल होता है, कोई यूज नहीं होता इसका। ठीक है, इसको अपन प्लिका सेमिलुनारिस भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड प्लिका सेमिलुनारिस। वो क्या अभी मैं लिखूंगी तो समझ में आ जाएगा। पर थर्ड आईलिड किसे बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया। इट इज द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन विच इज वेस्टिजियल इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैं एक इंट्रोडक्शन देती जा रही हूँ, इजी है, फिर एक साथ अपन लिखते जाएंगे। तो आईलिड्स आपको समझ में आ गई होंगी, दो वाले तो वो समझ में आ जाएगा। थर्ड आईलिड का बस ध्यान रखना, इट इज द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन विच इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, और इसको थर्ड आईलिड बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वेस्टिजियल है, आई बॉल के कॉर्नर पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में, लेकिन जब इसका यूज होता है तो इट विल एक्सपेंड ओवर द एंटायर आई बॉल। ठीक है, वैसा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में कॉर्नर पर प्रेजेंट होगी आई बॉल के, लेकिन जब इसकी जरूरत होती है तो इट विल एक्सपेंड ओवर द एंटायर आई बॉल, और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वेस्टिजियल है। फिर नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने आईलिड्स की बात करी। नेक्स्ट हम लोग ग्लैंड्स की बात करें। आईज के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जिससे वाटरी सीक्रेशन वगैरह निकलते हैं। ठीक है, टीयर्स वगैरह जो आते हैं आपको, तो दे आर थ्रू दिस ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का काम क्या है, एक तो क्लीनिंग पर्पस के लिए है, प्लस ये आपकी आई को जो एक्सटर्नल जो वो है सरफेस, उसको ल्यूब्रिकेशन या फिर बोलिए मॉइस्चराइजर ये प्रोवाइड करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, फिर हम लोग इसकी मसल्स डिस्कस करेंगे। मसल्स कितनी है, 6 तरह की स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है आपकी आई में, इसको क्या डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले इतना समझ में आ गया आई के बारे में कि इसका एक तो लोकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, आईलिड्स के बारे में डिस्कस किया, और ग्लैंड्स ये हम लोग देख चुके। तो पहले इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो इसके पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने बताया था ईच आई इज एन hollow ball like round structure which is called eyeball। ठीक है, और ये आई बॉल कहां पर प्रेजेंट होगी, आपके आई ऑर्बिट के अंदर। अब आई ऑर्बिट को अपन को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है, तो लिखो दिस आई बॉल इट इज सिचुएटेड इन द नॉच ऑफ lacrimal bone in the skull. It is called eye orbit। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपकी जो आई बॉल है ये आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। अब ये आई ऑर्बिट क्या है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आपके स्कल के अंदर लैक्राइमल बोन का जो नॉच होता है वहां पर प्रेजेंट होती है ये आई बॉल, और इस लैक्राइमल बोन का जो नॉच होता है आपके ह्यूमन स्कल के अंदर उसे ही हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड आई ऑर्बिट। ठीक है, ह्यूमन आई जो है इट इज प्रेजेंट इन दिस आई ऑर्बिट। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें बाहर से जो दिखती है आई लैशेस के बीच में जो आपकी आई जो दिखती है ये सिर्फ कितना पार्ट है, इट इज ओनली 1/5 पार्ट। तो लिख लीजिए
only 1/5 part of whole eye, it is visible from outside, in between the eyelashes. वही वाला पार्ट दिखता है आपको आईलैशेस के बीच में जो पार्ट है, इट इज ओनली द 1/5 पार्ट. बाकी का जो आपका रिमेनिंग 4/5 पार्ट है, इट इज इन द आई ऑर्बिट. ठीक है, आया आपको इतना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट. अच्छा, ये मैंने ये नहीं लिखा ना, ये भी लिखना. आई आर द फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, पहला पॉइंट लिख लेना ये आप ही लोग. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी आई की जो मसल्स, आईलिड्स जो हैं, उनके बारे में. ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे. नेक्स्ट इज द आईलिड्स, या फिर से पैल्पेब्रे भी बोलते हैं. एज आई टोल्ड यू, कितनी 2 मस्कुलर आईलिड्स प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई. ठीक है, two muscular eyelids are present for the protection of eye. और इनके पास क्या होते हैं? They bear eyelashes on their free surface. And they named according to their position, that is the upper and the lower eyelid. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपकी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के बारे में. तो लिख लीजिए, ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन it is also present in the eye. Which is called nictitating membrane or the third eyelid. और ये जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, इट रिमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड एट द कॉर्नर ऑफ आई बॉल. ठीक है, लेकिन जरूरत के टाइम पर इट रिमेन इट एक्सपेंड ओवर द एंटायर आई बॉल. ठीक है,
but at the time of need it expand over the entire eyeball. ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन और इसको अपन बोलते हैं प्लेका सेमिलुनारिस। ठीक है, लिख लो ये, इट इज दिस निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इट इज वेस्टिजियल का मतलब समझते हो क्या? क्या होता है? क्या होता है? अभी हाँ बोला ना, समझते हो? अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई टर्म बोलती तो पूछते क्यों नहीं हो? क्या समझ रहे थे? पर इसका मतलब भी वही होता है। वेस्टिजियल का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं है। और कोई ऑर्गन ऐसा पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल भी है, लेकिन अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो अपन को हार्म भी होता है? चलो तो वो छोड़ो, ये जो बोल रही हूँ, और किसी वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम पता है अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा। या फिर घास ही चल रहे हैं वो अभी तक है? नहीं है था? अपेंडिक्स तो सुना है ना? अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत होता है, ये तो सुना होगा। एक्चुअली ये जो अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट इज वेस्टिजियल, कोई काम नहीं है इसका। लेकिन काम नहीं है, लेकिन अगर फूड वहां तक पहुंच जाता है तो उसका इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, अपेंडिक्स का पेन होता है, फिर फाइनली उसको रिमूवल अपेंडेक्टमी करानी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे वेस्टिजियल ही है, इसीलिए बहुत से लोग तो क्या, किसी को नहीं भी होता तो भी वो उसको पहले रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज तो है नहीं। लेकिन अगर इन्फेक्शन अगर वहां पर हो जाए तो इट इज हार्मफुल। छोड़े दो फोकट बातें, ठीक है, फोकट नहीं, काम की तो है, आती है, पर अभी फिलहाल आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लेका सेमिलुनारिस। रिमेनेंट्स भी होते हैं ऐसे ही कुछ, जो अपने पूर्वजों में बहुत पहले पाए जाते थे, अभी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो वो चीजें जो है वो खत्म होती गई, ऑर्गन्स का यूज ही नहीं आया। पहले 6 उंगलियां होती थी, पता है क्या है? या फिर ऋतिक रोशन की है तो ऐसे बोल रही हूँ कि पहले होती थी, तो अभी भी तो होती है, होती थी पहले। टीथ भी अभी कितने होते हैं? 32 होते हैं, पहले ज्यादा होते थे, और उसमें भी वो है स्पेसिफिकेशंस। और भी टेल होती थी, अभी भी रिमेनेंट्स है, बहुत से लोगों को वहां पर होल आता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ, वो क्या धीरे 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 जैसा इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे एक जैसा चीज होता है ना, मैं आपको बोलती हूँ दिमाग काम लिया करो भाई। एक बार बताया था ना कि होता सब में बराबर है, तो जंग लग जाता है इसमें भी नहीं यूज करते तो वही वाली चीजें सच में ऐसा होता है। जब अपने एंसेस्टर्स थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स थे जो अभी अपन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया उन ऑर्गन्स का काम नहीं आया, तो वो सबसाइड हो गए, वो खत्म हो गए, वो नहीं है अभी। अपन जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, जब ये एडवांसमेंट और ये सब क्या है, तब 12th के टॉपिक है, तब आते हैं उसके अंदर डिस्कशन, तब खैर देखेंगे। पर ये इसलिए यहाँ पर बता रही, इसलिए जो आपका दिमाग है, ठीक है, जो भगवान ने दिया है, उसको यूज कर लिया करो। फिर उसमें भी लगा जंग में लग जाएगा ना, तो बाद में जाके काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, कुछ तो संभाल के रख ले साला, कि अभी खर्च कर देंगे तो बाद में क्या पता काम आए नहीं आए। ये खर्च करने से खर्च नहीं होता, ये बढ़ता ही है। ठीक है, लिख लिया इतना प्लेका सेमिलुनारिस तक। इट इज ऑल अबाउट द आईलिड। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो छोटा सा ये पॉइंट्स है ग्लैंड्स के बारे में। किसी को पता है क्या जो आंसू निकलते हैं वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं? तो बच्चे तो ना बहुत ही क्यूरियस आ गया, तो भाई क्या होता है ये, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमन बिहेवियर ही है वैसे तो, ह्यूमन बिहेवियर इज लाइक दैट, वी आर वेरी क्यूरियस हर चीज के लिए। कुछ नहीं होता कि पढ़ाई में बहुत से बच्चों की होती नहीं क्यूरियोसिटी, ठीक है, जितना पढ़ा दिया उतना ही बहुत है, आगे जाने की बढ़ने की कहाँ जरूरत आ रही है, जरूरत है भी नहीं उसकी। तो वो आपके एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में वाई वाला क्वेश्चन होता है ना 8वीं में,
कुछ नहीं आता ना तो एक्सटर्नल थक हार के इतने सारे स्कल रख देता है, ये रख देता है, दुनिया भर की बोन्स रख देते हैं सामने, ये पहचानो ये पहचानो ये पहचानो, कुछ भी नहीं आता तो फाइनली यही पूछता है। अच्छा जब बता ऐसा होता है ना बच्चा एकदम रोने वाला कि यार अब तो फेल ही होऊंगा, तो यही पूछता है लास्ट क्वेश्चन थक हार के कि बताओ कौन सी ग्लैंड से निकलता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, वहीं जाकर पढ़ना। चलो ग्लैंड्स में मैंने बताया क्या काम है इसका, एक तो क्लीनिंग पर्पस है एंड फॉर ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट, क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग, दैट इज द मॉइस्चराइजिंग। द एक्सटर्नल आई। ठीक है, यहां तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट अब अपन जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इट इज द मसल्स ऑफ आई बॉल। इसके अंदर ये है आपके, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि शायद टोटल 6 स्केलेटल मसल्स जो हैं ये आपके इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। 6 स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है आपके आई बॉल के अंदर, ठीक है। इनका काम क्या है मसल्स का, आपके आई ऑर्बिट के अंदर जो आई का जो मूवमेंट होता है वो उसके लिए इसका मतलब उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो 6 स्केलेटल मसल है इसका डिवीजन इस तरीके से है 4 और 2, ठीक है। तो 4 तो है आपकी रेक्टस मसल, और 2 है आपकी ऑब्लिक, ठीक है। 4 रेक्टस मसल प्रेजेंट होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट है। टोटल जो 6 स्केलेटल मसल बताई इसमें से 4 रेक्टस है, 2 ऑब्लिक है। अब इसमें भी इनके हर एक मसल का हम लोग रोल पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस मसल का क्या रोल है आपका। तो एक है आप जो 4 रेक्टस बताई ना मैंने, इसमें एक है आपकी लेटरल और सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। रेक्टस मसल का बता रही हूँ इसलिए चल लिख देती हूँ यहाँ पर। और एक है आपकी मीडियल और इंफीरियर रेक्टस मसल। तो जो आपके सुपीरियर और द लेटरल रेक्टस मसल है ये आपकी जो आई बॉल है इसका आउटसाइड मूवमेंट कराती है। आउटसाइड मतलब नोज से ईयर की तरफ, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड मूवमेंट के लिए इसका रोल है, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, बाकी थ्योरी में आउटसाइड मूवमेंट कराती है आपके आई बॉल का। मीडियल और इंफीरियर रेक्टस मसल जो है ये आपकी आई बॉल का इनवर्ड मूवमेंट कराती है। इनवर्ड मूवमेंट मतलब आई से नोज की तरफ, ठीक है। और 2 ऑब्लिक भी बताई, अभी 2 रेक्टस तो बता दी। अब एक है आपकी सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस मसल दोनों मिलके इनका एक कंबाइंड, दोनों ये मसल मिलकर एक कंबाइंड कर होके एक फंक्शन करती हैं। ये आपके आई बॉल का अपवर्ड मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। किधर अपवर्ड मूवमेंट में इसका रोल है। और दूसरा है आपका इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस मसल। ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट कराती है आई बॉल का, ठीक है। आ गया समझ में इतना? एक सेकेंड, ऑब्लिक करा है ना, ये अपोजिट कर दिया मैंने शायद। ठीक है, कर लिया ये। तो ये आपको ये बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है
ये इसको याद करने का तरीका बताऊं कैसे याद कर सकते हो? तरीका क्या है, मतलब एक ऐसे ही है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल 6 मसल्स हैं आपके आई के अंदर, 6 स्केलेटल मसल है, 4 और 2 का ऐसा स्प्लिट याद रखना पड़ेगा कि 4 रेक्टस है, उसमें 2 ऑब्लिक है। अब ऐसे याद करना, सबसे पहले रेक्टस मसल्स की बात करेंगे हम लोग। तो रेक्टस में एक तो सुपीरियर और लेटरल, सुपीरियर है एक इंफीरियर है। तो सुपीरियर जो होता है वो ऊपर होता है, इंफीरियर होता है नीचे होता है, मतलब ऐसे अपन जो जनरल टर्म्स में बात करते हैं। तो जो सुपीरियर है वो तो ऊपर यानी कि बाहर की साइड, अगर ऊपर नीचे बाहर की साइड है, इंफीरियर अंदर की साइड है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट याद रह जाएगा ऐसे तो, ठीक है। और इसके साथ ये याद रखना लेटरल या फिर सुपीरियर, मीडियल या फिर इंफीरियर। अब ये जो मैंने डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट बताया है ना, आपको 4 रेक्टस है ना, तो रेक्टस को ही वो करना टारगेट पहले। सुपीरियर रेक्टस के साथ अपोजिट ऑब्लिक रहेगी। सुपीरियर अगर रेक्टस है तो ऑब्लिक होगा इंफीरियर, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अब सुपीरियर रेक्टस हो गया, अब उसके बाद इंफीरियर रेक्टस का कॉम्बिनेशन बनाओ। इंफीरियर रेक्टस है तो अपोजिट कर दो, सुपीरियर होगा ऑब्लिक, ठीक है। और जो सुपीरियर होता है वो ऊपर की साइड होता है, मैंने आपको बताया, और इंफीरियर नीचे की साइड होता है। तो अपन रेक्टस मसल को ही टारगेट करेंगे। तो सुपीरियर रेक्टस है तो अपवर्ड मूवमेंट है उस कॉम्बिनेशन वाले का, और इंफीरियर रेक्टस वाले का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। सुपीरियर रेक्टस वाले का अपवर्ड मूवमेंट, इंफीरियर रेक्टस वाले का डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन अभी सुपीरियर और इंफीरियर में चलो ये तो याद रह जाता है कि सुपीरियर वाला ऊपर, इंफीरियर वाला नीचे, कॉम्बिनेशन भी याद रह जाएगा कि आपको अपोजिट करना है रेक्टस में ऑब्लिक का। सुपीरियर रेक्टस है तो ऑब्लिक इंफीरियर होगा, इंफीरियर रेक्टस है तो सुपीरियर ऑब्लिक रहेगा। ये सब याद रह जाता है, कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, जैसे मैंने भी गलती कर दी थी, ठीक है। लिखने के बाद मुझे पता लगा कि डाउनवर्ड और अपवर्ड ये याद कर जाएगा सुपीरियर में ऊपर, लेकिन कौन से वाला सुपीरियर ऊपर रखोगे, सुपीरियर ऑब्लिक वाला या सुपीरियर रेक्टस वाला? तो जो ज्यादा है ना उसका सुपीरियर ऊपर रखोगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ मैटर करती है ना। ऐसे अपन जनरल टर्म्स में बात कर रही है, इसके टर्म में नहीं, तो याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे लोग जहां पर होंगे वही ज्यादा ऊपर होंगे। 2 अच्छे लोगों का कैटेगरी है तो ज्यादा ऊपर किसको रखेंगे, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है। तो 4 है ना रेक्टस, ठीक है, और ये तो 2 ही है, तो सुपीरियर जो ज्यादा वाली है उसको अपवर्ड मूवमेंट कराएगी, उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? याद रहता है ऐसे कि नहीं रहता, ये बताओ पहले तो, है पता लगेगा आप अपने कंसेप्ट ही अलग लगाते रहते हो, आपको याद रहता हो, हमें तो नहीं रहता ऐसे, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन में याद करते कंफ्यूज ही हो जाते हैं बाद में जाके। एज इट इज ऐसा रट्टा लगाना थोड़ा टफ पड़ता है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, आप लोगों को नहीं पड़ता, हम लोग ही थोड़ा पहले शुरुआत में स्किप मार जाते थे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब आप ये तो देख रहे इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, यानी कि रेक्टस और ऑब्लिक मसल जो है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि रेक्टस और ऑब्लिक मसल दोनों मिलकर आपके आई बॉल का जो मूवमेंट है ये किसी भी प्लेन में करवा सकते हैं, ठीक है, खुद ही लिख लेना ये। फिर ये है आपकी जो आई मसल्स जो हैं, दे आर इनर्वेटेड बाय दिस 3 नर्व्स, दैट इज द ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड द एब्ड्यूसेंस नर्व। नंबरिंग पता है, एक बार बताई थी नर्वस सिस्टम की शुरुआत में, यूटा फागवा ट्रिक बताई थी मैंने, ध्यान है क्या? है सबके नाम बताए थे? नहीं यार, तो घर जाके देखना, मैंने बोला भी था किसमें, शायद नर्वस सिस्टम में बताई थी, स्केलेटल सिस्टम में बताई थी शायद, इसमें नहीं बताई थी। 12 क्रेनियल नर्व्स के ये ऊटा फागवा है इसकी ट्रिक, तो ये मैंने बताई थी आपको। इसकी नंबरिंग बताई थी कि ट्रिक है, क्योंकि इनकी नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके प्री मेडिकल में भी है और मेडिकल में जाओगे तब भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे मेडिकल का अभी से क्यों पढ़े वाला सिलेक्शन तो हो, तो नहीं, आपके यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बोल देती हूँ कि अभी नहीं आता, ये तभी आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में कि इसमें क्या नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्यूलोमीटर नर्व है कौन से नंबर की है, ठीक है, ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी कौन से नंबर की है, एब्ड्यूसेंस कौन से नंबर की है, वेगस कौन से नंबर की है, ये मैंने आपको बता रखा है स्केलेटल सिस्टम में। ऊटा फागवा ट्रिक बताई थी तो इससे वो याद रह जाती है। नंबरिंग इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको लिखाई थी। तो अब आप मेरे को बताओ कितना याद है, पता लगेगा। आपकी जो मैं बोल रही हूँ ना मसल्स ऑफ आई मसल्स को कौन कौन सी नर्व जो इसको सप्लाई करती है, इनर्वेट करती है। 4th ऑक्यूलोमोटर है, 4th है, 6th है और एक 3rd। पता है किसी को? अब नहीं पता तो घर जाके ट्रिक देखना, मैं नहीं बता रही। 3rd, 4th और 6th, ठीक है।
बताया रखा है, वैसे बोल ही दिए थे नाम तो पहले ही। ऑक्यूलोमोटर 3rd नंबर की है, ट्रॉक्लियर आपके 4th नंबर की है, और एब्ड्यूसेंस जो है ये आपके 6th नंबर की है। ठीक है, ये जो नर्व्स हैं दे आर इनर्वेटेड, दे इनर्वेट द मसल्स ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे लिख लो, इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखने की जरूरत है नहीं, मैं इसको थोड़ा ही अपडेटेड कर देती हूँ कि मसल्स ऑफ आई बॉल की बात करें तो टोटल 6 स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें 4 रेक्टस है, आउट ऑफ द 6 4 आर रेक्टस एंड 2 आर द ऑब्लिक मसल। अब फिर इसके बाद हमने किसके फंक्शन की बात की कि लेटरल और सुपीरियर रेक्टस मसल तो आपके आई बॉल का आउटसाइड मूवमेंट करवाते हैं। लिख देती हूँ, और ये आके लिख लेना आप। और मीडियल और इंफीरियर रेक्टस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस मसल ये कलेक्टिवली ये आपके डाउनवर्ड मूवमेंट कराते हैं आई बॉल का, और इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस मसल कलेक्टिवली अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, फिर ये पॉइंट आप खुद लिख लेना कि सुपीरियर रेक्टस मसल और आपकी जो ऑब्लिक मसल्स जो हैं दे कलेक्टिवली दे आर एबल टू मूव द आई बॉल इन एनी प्लेन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आपकी जो मसल्स ऑफ आई बॉल जो है they are innervated by trochlear, oculomotor and abducens nerve। ठीक है, ये जो नर्व है आपकी नंबरिंग आप खुद देखना वहां जाके बताइए। 3rd है, ये 4th नंबर की है, और ये 6th नंबर की है। ठीक है, ये आपकी नाई मसल को इनर्वेट करती है। हाँ, एक आपने पढ़ा होगा स्ट्रैस्मस या फिर स्क्विंट बोलते हैं, स्क्विंट तो पता होगा आपको। स्ट्रैस्मस अगर नाम, स्ट्रैस्मस स्क्विंट एक ही चीज है। अगर स्ट्रैस्मस नाम नहीं सुना हो तो स्क्विंट तो सुना होगा। क्या होता है? नहीं सुना? स्क्विंट सुना है, हिंदी में सुना होगा, इंग्लिश में नहीं सुना होगा। तो आंखें ऐसे नहीं हो जाती, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, पता ही नहीं चलता कहाँ देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं, पता लगा नजरें आपके ऊपर है। सुना है ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना बोलते हैं जिस बीमारी को। हाँ, उसको बोलते हैं स्क्विंट इंग्लिश में, स्क्विंट और द स्ट्रैस्मस। क्या होता है वो? अगर ये जो आपकी मसल्स ऑफ जो आई बॉल की जो मसल है, अगर इसकी किसी भी एक मसल में डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, डिफेक्ट का मतलब या तो जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाए, जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए, ऐसा कोई भी डिफेक्ट हो इन मसल्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी आई बॉल एक ही साइड इंक्लाइंड हो जाती है। इसकी वजह से ये होता है, आपके आई डिफेक्ट होता है स्ट्रैबिस्मस और स्क्विंट। ठीक है, स्क्विंट दैट इज द, लिख लेना उसको, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वो पूरी बीमारी समझ में आ जाएगी। वो आप सब लिख दोगे फिर कि क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, अब तो पता था स्क्विंट का मतलब है, लिख लिया। ये हटा दूं? तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट इन एनी ऑफ दिस आई मसल अब क्या डिफेक्ट होता है, ब्रैकेट में लिख लो, मसल बिकम या तो छोटी हो जाए या फिर एक्सेसिव लार्ज हो जाए। दे कॉज ठीक है, आया इतना समझ में? इट इज ऑल अबाउट दिस। ये हम लोगों ने आपकी आई ऑर्बिट और इसका लोकेशन आई बॉल के बारे में ये सब डिस्कस कर लिया।
आपकी आईलिड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ग्लैंड्स हम लोग देख चुके, आई बॉल की मसल्स हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे आपके आई का, ठीक है। जब तक इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसका डायग्राम सबसे लास्ट में बनाएंगे, सबसे पहले बनाना चाहिए, पर सबसे लास्ट में इसलिए बनाऊंगी मैं क्योंकि जो लेबलिंग करते हैं ना अपन, तो आपको भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी, एक्वस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है, ठीक है। तो अपन पहले सारा डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायग्राम अपन जो है देखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत सुंदर बना हुआ है, देख लेना आपसे। अब इसके अंदर आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है, ठीक है, इसके अंदर आपकी 3 मेम्ब्रेन है। मैं पहले आपको एक ना आउटलाइन बता देती हूँ कि इसमें, क्योंकि बस अब यही बचा है आपका आई जो है, अपन ने ये देख लिया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, पूरा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बस इसका मैकेनिज्म है विजन का, कि कैसे ये अकोमोडेशन वगैरह ये सब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ विजन सिर्फ बचेगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आई। तो मैं एक आउटलाइन बना रही हूँ, इसके अंदर अपन कैसे कैसे की चीज के थ्रू जाएंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की ना मैंने अभी आई की, तो इट इज मेड अप ऑफ दिस 3 लेयर्स। कौन कौन सी है ये? एक तो है आपकी पहली जो लेयर है, ये है फाइब्रस ट्यूनिक। दूसरी लेयर है इसके अंदर आपकी वेस्कुलर ट्यूनिक। और तीसरी लेयर है आपकी न्यूरोसेंसरी लेयर। ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक एंड द न्यूरोसेंसरी लेयर, ये 3 लेयर्स होती है आपके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें आई की। इसके अंदर भी हम जो फाइब्रस ट्यूनिक पढ़ेंगे, इसके अंदर आपकी 2 लेयर्स हैं, दैट इज द, इसमें फाइब्रस ट्यूनिक में 2 चीजें पढ़ते हैं, ये है आपकी कॉर्निया और स्क्लेरा। ठीक है, वेस्कुलर ट्यूनिक में फर्दर आप लोग 3 लेयर्स के बारे में और पढ़ोगे, दैट इज द कोरोइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ठीक है, और जो आपकी न्यूरोसेंसरी लेयर है, इसके अंदर भी फर्दर आप 3 वो पढ़ोगे, दैट इज द पिगमेंटेड लेयर, सेंसरी लेयर एंड द गैंग्लियोनिक लेयर। ये एक आउटलाइन मैंने आपको बताई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर, ये टॉपिक्स के थ्रू हम लोग इसके अंदर जाएंगे, इसमें हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपका जो आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर में टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंटेड, इज मेड अप ऑफ द वॉल ऑफ आई। इसमें 3 लेयर्स हैं, दैट इज द फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक एंड द न्यूरोसेंसरी लेयर। इसमें फाइब्रस ट्यूनिक में फर्दर ये 2 चीजें हैं, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। वेस्कुलर ट्यूनिक में इट इज फर्दर ऑफ दिस 3, दैट इज द कोरोइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। और न्यूरोसेंसरी लेयर में फर्दर ये 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द पिगमेंटेड लेयर, सेंसरी लेयर एंड द गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसमें सबसे पहले अपन लोग फाइब्रस ट्यूनिक से स्टार्ट करेंगे, ये हटा रही हूं मैं। अब सबसे पहली चीज, जैसे सीक्वेंस में बताया ना मैंने, जैसे फाइब्रस ट्यूनिक सबसे पहले थी, तो जो फाइब्रस ट्यूनिक है ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई बॉल की। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है ये आपकी आई की। इट इज हार्ड, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हार्ड है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, लिखो ये, इट इज द
outermost covering of eyeball, it is hard and made up of कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? बस मतलब इसमें ये दो तीन ही की पॉइंट है, आउटर मोस्ट लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड की जगह थिक लिखो, हार्ड नहीं आएगा कोई भी स्ट्रक्चर, हार्ड नहीं, थिक लिखिए। ठीक है, अब मैंने बताया इसके अंदर आपकी इट इज दिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। तो लिख लो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये है, फाइब्रस ट्यूनिक तो आपके आउटर मोस्ट लेयर है ही आपकी आईबॉल की। इसमें जो सबसे पहली लेयर जो मैंने आपको बताई कॉर्निया, इट इज द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द फाइब्रस ट्यूनिक। आपकी फाइब्रस ट्यूनिक वाली जो लेयर है उसका जो आउटर विजिबल पार्ट है फाइब्रस ट्यूनिक वाली लेयर का, इट इज द कॉर्निया। ठीक है, ये जो लेयर है इट इज कवर्ड बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। ठीक है, फिर ये है, अब एक लेयर तो कॉर्निया बताइए मैंने, दूसरी लेयर आपको पता है मैंने बताइए स्क्लेरा। एक टर्म है दैट इज द लिम्बस, या फिर इसे अपन स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा होगा स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, यानी कि कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं लिम्बस या फिर स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। एक पॉइंट ये, आपका हर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, ये आपको पता होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन है ये बहुत सक्सेसफुल है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कॉर्निया है इट इज नॉन वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड पार्ट नहीं है, ब्लड सप्लाई ज्यादा नहीं है यहाँ पर, नॉन वेस्कुलराइज्ड पार्ट है। इस वजह से आपका कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है इट इज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स ही आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं कॉर्निया के। कि फाइब्रस ट्यूनिक में 2 लेयर्स पढ़ी है अपन ने, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो फाइब्रस ट्यूनिक ये खुद में खुद अपने में आउटर मोस्ट लेयर है, पर इसकी भी जो 2 लेयर है, इसमें जो सबसे पहली वाली पढ़ी अपन ने कॉर्निया, ये इसका आउटर विजिबल पार्ट है आपके फाइब्रस ट्यूनिक का, कवर्ड बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर हम लोगों ने एक टर्म लिम्बस और स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन के बारे में पढ़ा, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन का ही नाम है लिम्बस, तो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन यानी कि दोनों के बीच का जॉइंट को हम लोग बोलते हैं। फिर मैंने इसके ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज इट इज नॉन वेस्कुलराइज्ड। क्लियर है सभी को ये वाला पार्ट? चलो इसे लिख लो। इट इज द outermost visible part of fibrous tunic which is covered by non-keratinized stratified squamous epithelium। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया था।
It is successful. Reason? Because it is non-vascularized. ठीक है, और फिर मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज द लिम्बस और द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. तो क्या होता है ये लिख लो, दैट इज द जॉइंट बिटवीन द स्क्लेरोटिक लेयर एंड द कॉर्निया. स्क्लेरोटिक लेयर नहीं कि स्क्लेरा, ठीक है. तो जॉइंट बिटवीन द स्क्लेरोटिक लेयर एंड कॉर्निया, it is called sclerocorneal junction, या फिर इसे जो दूसरा नाम दिया गया है, इट इज द लिम्बस. ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट द कॉर्निया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द स्क्लेरोटिक लेयर और द स्क्लेरा. ठीक है, इसकी जो दूसरी लेयर है आपकी, अब देखो इसको आप कैसे, इसको आप ऐसे डिस्टिंग्विशिंग मैनर में कैसे याद रखना. मैंने फाइब्रस ट्यूनिक की आपको दो लेयर बताई ना, कॉर्निया एंड द स्क्लेरा. कॉर्निया तो आउटर मोस्ट वाली है, स्क्लेरा जो है ये इसका इनर पार्ट होगा, इनर लेयर है. ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक का ही पार्ट है. तो ये ऐसे ध्यान रखना, जैसे फाइब्रस ट्यूनिक आपकी थिक थी, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बन रही थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ध्यान रखने. ये भी आपकी थिक होगी. ठीक है, ये आपकी वाइट होती है, वाइट पार्ट जो होता है, वाइट पार्ट जो है ना आई का, दिस इज द स्क्लेरा. तो इट इज वाइट, हार्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ वाइट, हार्ड एंड थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. और ये जो व्हाइट पार्ट होता है आपके आई का, ये व्हाइट कलर की होती है, इसलिए इसको अपन व्हाइट ऑफ आई भी बोलते हैं. ठीक है, कॉर्निया आपका नॉन वेस्कुलराइज्ड पार्ट था, ये भी आपका नॉन वेस्कुलराइज्ड पार्ट है स्क्लेरा. ठीक है, और इसके अंदर एक हाथ पॉइंट क्या है, इतना है इसके अंदर. ये समझ में आया आपको? स्क्लेरा के अंदर सिर्फ ऐसे डिफरेंशिएटिंग फाइब्रस ट्यूनिक का पार्ट है. तो इट इज मेड अप ऑफ हार्ड, इट इज मेड अप ऑफ वाइट, ओपेक, हार्ड एंड थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इट इज द इनर लेयर. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन वेस्कुलराइज्ड. ये दो पॉइंट्स आपको यहीं से जो है ये समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो लिख लो ये, it is made up of it is made up of white, hard, opaque, thick fibrous connective tissue. It is the inner layer. It is the white part of eye. So it is also called as इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ऑफ आई. और ये भी आपकी कैसी है, इट इज नॉन वेस्कुलराइज्ड.
ठीक है, ये लिख लिया आपने स्क्लेरा के बारे में। एक कंजक्टिवा एक टर्म सुनी होगी, कंजक्टिवाइटिस तो सुना होगा, हाँ, उसका इन्फ्लेमेशन जो होता है रेडनेस हो जाती है ना, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसे हम लोग। तो कंजक्टिवा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो लिखो जो आईलिड का जो आपका इनर पोर्शन होता है, इट स्ट्रेच्ड ओवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, मतलब स्क्लेरा के एंटीरियर पार्ट पर अगर आपके आईलिड का इनर पोर्शन जो स्ट्रेच्ड हो जाता है उसे अपन बोलते हैं कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा जो है ये आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे थिनेस्ट एपिडर्मिस लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर है ये, ठीक है, लिख लीजिए। दैट इज द इनर पार्ट ऑफ आईलिड, इट इज स्ट्रेच्ड over the anterior part of sclera. It is called conjunctiva. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये तो हो गया आपका जो सबसे वो डिस्कस की थी ना हमने इसके अंदर भी लेयर्स। फाइब्रस ट्यूनिक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। फाइब्रस ट्यूनिक की फर्दर इस लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी जो दूसरी लेयर है इट इज द वैस्कुलर ट्यूनिक। ठीक है, वैस्कुलर ट्यूनिक के फर्दर तीन पार्ट्स थे, दैट इज द कॉरोइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये लिख लिया होगा सभी ने, हटा रही हूं मैं से। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द वैस्कुलर ट्यूनिक। अब पहले सुनना, नाम से पता लग रहा है। सबसे पहले तो ये देखो पहला पॉइंट ऐसे याद रखा करो, फाइब्रस ट्यूनिक बताई थी सबसे बाहर, पहले वही था, उसके बाद सीक्वेंस में पढ़ा था अपन ने वैस्कुलर ट्यूनिक। तो फाइब्रस तो सबसे बाहर वाली हो गई, वैस्कुलर हो गई आपकी मिडिल लेयर आई बॉल की। ठीक है, फिर ये जो है आपकी वैस्कुलर ट्यूनिक, ये आपके आई बॉल का कलर्ड पार्ट होता है, इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, अभी अपन ने फाइब्रस ट्यूनिक में जो दोनों लेयर्स पढ़ी, यानी कि वो आपकी नॉन वैस्कुलराइज्ड पार्ट था, ये तो नाम से ही वैस्कुलर है, यानी कि इट इज द वैस्कुलराइज्ड पार्ट बिकॉज इट इज richly supplied by the network of blood capillaries। ठीक है, एक चीज आपको पता है क्या, ये चीज 12th तो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, मेलानिन पिगमेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने? मेलानिन, इस पिगमेंट के बारे में सुना है? नहीं नहीं यार, आना चाहिए, पढ़ते हैं हम लोग, 10th के पहले ही आ जाता है ये मेलानिन। नहीं सुना, ध्यान नहीं होगा। ये अपने डिस्कलरेशन जो होता है ना स्किन के अंदर भी, सुना है? क्या सुना है बताओ? क्या क्या आई थी? ये तो डिसीज थोड़ी, तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। क्या पता है, ख्याल बोलो जो भी बोल रहे हो, क्या पता है इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, गलत सुना है। जो सुना आई के बारे में नहीं, मैं तो जनरली पूछ रही हूँ। मेलानिन पिगमेंट जो है, अपन देखते हैं इंडियंस का स्किन कलर थोड़ा अगर गोरे भी होते हैं तो गेहुआ होता है, हाँ, फॉरेनर्स का एकदम वाइट होता है, और इसके अंदर भी अपने इसमें भी वैरायटी होती है। इट इज ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये मेलानिन पिगमेंट जो कलर बॉडी का जो कलर होता है वो इसी की उससे होता है। मैंने आपको ये तो बोला ये कि वैस्कुलर ट्यूनिक कलर्ड पार्ट है आपके आई बॉल का। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों का भी, किसी का ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लू कलर की आईज होती है, बहुत सुंदर दिखती है जो। ठीक है, ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर की भी होती है, बहुत कम दिखती है, पर ये जो आई के जो डिफरेंट कलर्स हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, यही है इसके बारे में, वैस्कुलर ट्यूनिक के बारे में, कि एक तो ये आपका मिडिल पार्ट है आई बॉल का। ठीक है, फिर ये हाईली वैस्कुलराइज्ड पार्ट है, इट हैज मतलब रिच सप्लाई ऑफ द फाइब्रस वैस्कुलर टिश्यूज जो है इसके अंदर, इसका रिचली सप्लाइड है।
कलर्ड पार्ट है आपके आई बॉल का, इसमें मेलानिन जो है इस लेयर में ये प्रेजेंट होता है, इस वजह से ह्यूमन आई का जो कलर होता है दैट इज ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट। फिर ये आपको मैंने बताया ही था कि फर्दर आपकी जो ये वाली जो लेयर है दैट इज द वैस्कुलर ट्यूनिक, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द कोरोइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया सभी को? चलो ये लिखो, it is the middle part of eyeball, it is the colored part of eye, और ये तो वैस्कुलराइज होगी, इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड because it is richly supplied by network of blood capillaries. ठीक है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया था इसके अंदर, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से ह्यूमन आई जो है आपकी, इट इज ऑफ, जो भी कलर है दैट इज ब्लैक, विच इज ब्लैक और ब्राउन तो कॉमन है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन इन कलर। ठीक है। पर आपकी जो वैस्कुलर ट्यूनिक वाली जो लेयर है, दिस लेयर इज, it is divided into 3 parts. ये आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज द, इसके 3 पार्ट्स हैं आपके कोरॉइड लेयर, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। ठीक है, आया आपको इतना? ये वैस्कुलर ट्यूनिक समझ में आ गया इतना? चलो पहले इतना नोट कर लो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपके इसके अंदर जो लेयर है, इट इज द कोरोइड लेयर। तो हेडिंग डाल लो, कोरोइड लेयर जो है ये आपको पता ही है, वैस्कुलर ट्यूनिक मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, वैस्कुलर ट्यूनिक के में 3 पार्ट्स में एक कोरोइड लेयर है, दैट इज द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर ट्यूनिक। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? विच लाई बिलो द स्क्लेरोटिक लेयर। कैसे? फाइब्रस ट्यूनिक थी, उसके बाद वैस्कुलर ट्यूनिक है। फाइब्रस ट्यूनिक के 2 पार्ट्स थे, कॉर्निया एंड स्क्लेरा, तो नीचे की साइड स्क्लेरा था। वैस्कुलर ट्यूनिक के 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका ये कोरोइड लेयर, तो डायरेक्ट स्क्लेरा के जस्ट नीचे की साइड जो है आपकी ये लेयर जो है प्रेजेंट होती है। इस लेयर के अंदर आपकी इट हैज अबंडेंट पिगमेंटेड सेल, बहुत सारी पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये क्या करता है, आपकी आईबॉल की जो कैविटी होती है उसको डार्क करता है। इट डार्कन्स द कैविटी ऑफ आईबॉल। रीजन क्यों करता है? जिससे कि आपका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ये प्रिवेंट हो जाए, टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक फंक्शन ये और है, रेटिना जो है
उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट नरिशेस द रेटिना। इट इज ऑल अबाउट द कोरोइड लेयर। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ही हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। चलो लिख लो। सबसे पहला क्या बताया था? इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्क्लेरोटिक लेयर। स्क्लेरोटिक लेयर के जस्ट नीचे की साइड जो है आपकी कोरोइड लेयर प्रेजेंट होती है। तो मैंने बताया इट हैज इसके पास आपकी बहुत सारी पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होती है। दे हैव अबंडेंट पिगमेंटेड सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्लूइश इन कलर, ब्लू कलर की होती है। ठीक है। फिर मैंने बताया आई बॉल की कैविटी को डार्कनेस प्रोवाइड करती है आपकी ये लेयर। इट डार्कन्स द कैविटी ऑफ आई बॉल टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। and it nourishes the retina. Clear? It is all about the कोरोइड लेयर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीलियरी बॉडी और आइरिस इसके अंदर रह गया है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने सेंसर, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से आ गए होंगे कि लोकेशन के बेसिस पर आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं ये 3 टाइप के हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? दैट इज द एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स, इंट्रोरिसेप्टर्स एंड द प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये 3 टाइप के होते हैं। इसका आपको मैंने बता चुका है। एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स क्या है? एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इंट्रोरिसेप्टर इंटरनल एनवायरनमेंट से आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं ये सेंस ऑर्गन्स आपके जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी को जब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो टेंशन क्रिएट होता है उसको ये रिसीव करते हैं। ठीक है। फिर एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि इसके एग्जांपल है आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इसमें भी आई, ईयर और नोज इनको अपन टीलोरिसेप्टर्स बोलते हैं। रीजन क्योंकि ये फार प्लेसेस से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है। और इंट्रोरिसेप्टर्स के एग्जांपल बताया था चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं आपके हंगर और थर्स्ट के, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंट्रोरिसेप्टर्स। तो ये तो अपन ने एक ब्रीफ डिस्कशन इसका देख लिया था। नेक्स्ट हम लोगों ने आई, मैंने बताया इसमें पूरे सेंसरी ऑर्गन्स में ये बोले आपको ये 5 टाइप के हैं एक्स्ट्रोरिसेप्टर्स। इसमें लेकिन हम आई और ईयर ये 2 ही डिटेल में पढ़ते हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर है। इसमें आई में मैंने आपको बताया कि आई बॉल क्या है। आई बॉल आपके आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। आई ऑर्बिट क्या है समझ में आया होगा कि आपके स्कल के अंदर जो लैक्राइमल नोच होता है उसको आई ऑर्बिट बोलते हैं। वहां पर ह्यूमन आई जो है आपके उस आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। फिर मैंने बताया कि अपन को बाहर से जो इन बिटवीन द आई लैशेस आई का जो पार्ट दिखता है, आउटर विजिबल पार्ट ऑफ आई विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द आई लैशेस, ये सिर्फ आपका 1/5 पार्ट है। रिमेनिंग जो 4/5 पार्ट है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट। ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद आईलिड्स और पैल्पेब्रे के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने बताया 2 मस्कुलर आईलिड्स प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। इसके फ्री सरफेस पर आपके आई लैशेस प्रेजेंट होते हैं। इनके नाम इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग है, दैट इज द आउटर एंड द दैट इज द अपर एंड द लोअर आईलिड। ठीक है। फिर एक थर्ड आईलिड दैट इज द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, उसके बारे में मैंने बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है आपके आई के अंदर विच इज नॉन एज द निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। और द थर्ड आईलिड, ये जो थर्ड आईलिड जो है
ये आपके आईबॉल के कॉर्नर में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पर इट एक्सपैंड ओवर द एंटायर आईबॉल। फिर मैंने बताया निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्टिजियल है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं होता, और इसको अपन प्लेका सेमिलिनारिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्लैंड्स के बारे में छोटा सा पॉइंट था, क्लीनिंग और आपका जो एक्सटर्नल आई को लुब्रिकेशन या फिर मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने मसल्स डिस्कस किया आपकी आई बॉल की। मैंने बताया 6 स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, इसमें से 4 रेक्टस है, 2 ऑब्लिक है। 4 रेक्टस मसल में मैंने आपको बताया था सुपीरियर और लेटरल रेक्टस का क्या काम है, किधर की साइड मूवमेंट कराएगा, आउटवर्ड मूवमेंट कराते हैं, यानी कि नोज से ईयर की तरफ। और इंफीरियर रेक्टस मसल जो है इनवर्ड मूवमेंट कराते हैं, यानी कि ईयर से नोज की तरफ। फिर मैंने बताया आपका सुपीरियर रेक्टस, अब ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखोगे उल्टा, सुपीरियर रेक्टस है तो ऑब्लिक इंफीरियर होगी, तो सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल ये दोनों मिलके किस साइड मूवमेंट कराएंगे, अब बताओ। सुपीरियर है रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, ट्रिक बताई थी ना, अपवर्ड है ना, अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं, और इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक मिलके डाउनवर्ड मूवमेंट कराते हैं आपके आई बॉल का। फिर हम लोगों ने इसके बाद ये आपके मसल्स ऑफ आई बॉल में, इसके बाद हाँ फिर मैंने ये मूवमेंट हो गया। फिर मैंने बताया कि आपकी इनमें से किसी भी मसल में अगर डिफेक्ट आ जाता है, स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस पढ़ाया था, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली जो बीमारी है, डिफेक्ट है जो आई का, वो मैंने बताया कि अगर इस मसल में किसी में भी एक डिफेक्ट हो जाए, चाहे तो मसल वो एक्सेसिवली स्मॉल हो जाए या फिर एक्सेसिवली लार्ज हो जाए, ऐसा डिफेक्ट की वजह से होता है आपका स्क्विंट। ठीक है, और ये जो मसल्स मैंने बताई इनको कौन कौन सी, ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर और ऑब्ड्यूसेंस नर्व जो है ये इसको इनर्वेट करती है। ये हम लोगों ने पूरा आई मसल्स के बारे में देखा। फिर अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस किया। इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया 3 लेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द फाइब्रस ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक एंड द न्यूरोसेंसरी लेयर। फाइब्रस ट्यूनिक जो है इसकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। फाइब्रस ट्यूनिक मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड और थिक फाइब्रस कनेक्टिव, हार्ड थिक एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है ये जो आपकी फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस ट्यूनिक है, ये आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। कॉर्निया के बारे में बताया, कॉर्निया आपके फाइब्रस ट्यूनिक का आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट होता है, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि कॉर्निया एक टर्म बताई थी, लिम्बस और द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, लिम्बस जरूर याद रखना पड़ेगा कि स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन का एक और नाम है आपका लिम्बस। अदरवाइज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से तो पता लग रहा है, यानी कि कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलेंगे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज द लिम्बस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत सक्सेसफुल है, रीजन इट इज नॉन वैस्कुलराइज्ड। उसके बाद हम लोगों ने स्क्लेरा डिस्कस की। स्क्लेरा के बारे में मैंने बताया कि ये आपका वाइड, हार्ड, ओपेक, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। ये आपके जो स्क्लेरा जो है, व्हाइट पार्ट जो होता है आई का, ये वो होता है, इसको इसलिए व्हाइट ऑफ आई भी अपन बोलते हैं। स्क्लेरा भी आपकी नॉन वैस्कुलराइज्ड है, नॉन वैस्कुलराइज्ड पार्ट है ये। तो कॉर्निया और स्क्लेरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आपका, वैस्कुलर ट्यूनिक। वैस्कुलर ट्यूनिक में मैंने बताया कि मिडिल पार्ट है ये उसका, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है मिडिल पार्ट है, नाम से पता लग रहा है वैस्कुलर, यानी कि वैस्कुलराइज्ड होगा, ठीक है। और ये कलर्ड पार्ट होता है आपके आई बॉल का। फिर मेलानिन के बारे में, कलर्ड पार्ट है तो कलर से फिर आंखों के कलर पे आ जाओ, तो वो होता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से, उसकी वजह से होता है आपके ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू जो भी कलर है आई का, इट इज ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट इन ह्यूमन आई, ठीक है। वैस्कुलर ट्यूनिक फर्दर इसके 3 पार्ट्स थे, दैट इज द कोरोइड लेयर, सिलियरी बॉडी एंड द आइरिस। आज हम लोगों ने सिर्फ कोरोइड लेयर के बारे में पढ़ा है। तो मैंने बताया कि वैस्कुलर ट्यूनिक का पार्ट है, लिख लेना, इट इज द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर ट्यूनिक विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्क्लेरोटिक लेयर, उसके जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होता है ये। इसके अंदर अबंडेंट पिगमेंट सेल्स होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लू कलर का होता है। यह आपके आई बॉल को डार्कन करता है, रीजन टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट नरिशेस द रेटिना। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द कोरोइड लेयर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सिलियरी बॉडी और आइरिस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये शायद आई कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनर पार्ट ऑफ ये आई कंप्लीट हो जाएगा,
ये सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। अब वेस्कुलर टिनिक तक तो आ ही गए। वेस्कुलर टिनिक के 2 पार्ट्स करके अपन न्यूरोसेंसरी पर आएंगे और उसके बाद इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ आई। समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है, घर जाकर जरूर पढ़ना। और अब एनसीईआरटी जो है, अभी ये जो पार्ट वाला यहाँ तक जितना मैंने करा ना, यहाँ तक के एनसीईआरटी खोल के देखना। ठीक है, डायग्राम जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखो पहले शुरुआत में ही डायग्राम दे रखा है, क्योंकि उसमें अपन जो वो करते हैं ना, विट्रस ट्यूमर, एक्वस ट्यूमर, ये सब जो लेबलिंग करेंगे, तो एटलीस्ट आपको थ्योरेटिकली पहले पता तो हो कि ये क्या चीज होती है, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी लेबलिंग। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम। मतलब इस बुक्स में आपको डायग्राम पहले मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।